ओके जी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट जो होती है बहुत कम, क्योंकि सॉल्यूशन जो है उसके अंदर मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ऐड किया गया है तो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं कि वो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? The properties of the solution which depend upon the number of particles of the solute are called colligative properties. Colligative properties किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने आप पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो, वो प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके अंदर आपके पास आ जाता है, और दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये एंड नॉट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस यानी कि जो एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है। जब आप दो कंपोनेंट्स को मिक्सअप करते हैं तभी सोल्यूशन बनेगा, तब ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि वेपर प्रेशर के अंदर कमी आ जाएगी। वेपर प्रेशर क्या होता है? जब भी लिक्विड्स या सोल्यूशन वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वेपर्स क्या करते हैं? कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, जब भी कोलाइड करेंगे, कोलिजन से क्या होगा? वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर के अंदर कमी आएगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में। ठीक है, जो प्योर लिक्विड्स होते हैं, ठीक, हर एक का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर उस प्योर वाटर के अंदर आपने कोई और कंपोनेंट ऐड कर दिया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाएगा एलिवेट, यानी कि 100 डिग्री से थोड़ा सा राइज कर जाएगा। ठीक है, तो वह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड मेल्ट, आपके पास जो लिक्विड है वो फ्रीज होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, उसको आप टेम्परेचर कम करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। ठीक है, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, लेकिन इसके अंदर आप कोई और कंपोनेंट ऐड कर देंगे तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। मोस्टली ये वाला फिनोमेना हम यूज़ करते हैं ये जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के फ्यूल्स वगैरह में। ठीक है, इंजन्स के अंदर जिस तरह सर्दियाँ हैं तो उसके अंदर क्या होता है? फ्यूल या जो गाड़ियों के अंदर पानी डलता है वो क्या होगा? सर्दियों में 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो वो फ्रीज हो जाता है, तो आप उसको डिप्रेशन, उसके अंदर आप कुछ और कंपोनेंट ऐड करते हैं जिससे क्या होगा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं रहता, 0 से कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आप सबको पता होगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस बेसिकली फ्लो है। ठीक है, फ्लो फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, अगर सिंपली मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, वो आ जाती है आपकी डिफ्यूजन। ठीक है, अगर आपके आ जाता है टाइनी होल में से का पास कर रहा है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, उसको कहते हैं इफ्यूजन। आपके पास थर्ड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है? एक मेम्ब्रेन आ जाती है, और वो मेम्ब्रेन क्या है? पार्शियल परमिएबल, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स को पास होने देगी और कुछ को नहीं होने देती। तो ऐसी जगह से जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है और दरमियान में कोई पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाए, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसको डिटेल से स्टडी करना है एक एक प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले एक्चुअली ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डेवलप्ड ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर। सब में जो सारी के बॉइलिंग पॉइंट में क्यों एलिवेशन है या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या है, हर सबकी रीजन क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर ओबेड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। सोल्यूशन डाइल्यूट होने का मतलब है सॉल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। ठीक है, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल यानी कि वेपर्स के अंदर वो कन्वर्ट जल्दी ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। और सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वो आयनाइज भी ना हो। ठीक है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट कम होनी चाहिए, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तभी ये आप प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपके पास कोई भी, वी हैव ऑलरेडी मेंशन डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी राउल्ट्स लॉ की। ठीक, तो अब राउल्ट्स लॉ के अंदर आपके पास कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट
solute is dissolved, ठीक है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो देन अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग यानी कि आप कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो इसकी लास्ट वाली हमने राउट्स लॉ की डेफिनेशन स्टडी की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा पी ओवर पी नॉट, इस टर्म को हम कहते हैं आपके पास रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये डेल्टा पी ओवर पी नॉट, ये ओवरऑल पूरी टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या था होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि N2 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन जितने भी मोल्स हैं सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन के अंदर क्या नाम है आपके पास मोल्स होंगे सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, तो N1 प्लस N2, इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पी नॉट, अब यहाँ पे ये इक्वेशन के अंदर जहाँ x2 लिखा हुआ है इसकी जगह हम ये x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। उसके बाद ये N क्या है, बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को याद होगा कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ N1 हमने क्या लिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो N1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं W1, ठीक है। मोलर मास के लिए यूज कर रहे हैं कैपिटल M, और ठीक है 1, ये हो गया यानी कि N1 का फॉर्मूला। अब N2 किसके इक्वल है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसके लिए भी W2 और M2, ठीक। अब ये N1 और N2 की वैल्यू अभी इस इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके N2 क्या था आपके पास, W2 ओवर M2, ये N2 की वैल्यू पुट कर दी, ये N1, ये N2 और ये N1 की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 हो गई आपके पास। इक्वेशन नंबर 4 के बाद वो आपसे कहते हैं कि हमने ये सपोज किया हुआ है कि जो आपका सोल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। इग्नोर करने की रीज़न क्या है, क्योंकि हमने कहा है सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक। तो आप इसको इग्नोर करते हुए आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये वाली क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगी, डेल्टा पी ओवर पी नॉट, ठीक है, और W2 ओवर M2, नीचे क्या रह जाएगा W1 ओवर M1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी इस तरह से, इक्वेशन नंबर 5, डेल्टा पी, ठीक है, W2 ओवर M1, M2 ओवर, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी इस तरह से, ये वाली, ठीक है। ये W2 M1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो M2 है ये इधर नीचे चला जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मोलर मास, ठीक है। आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो ऑफ द सॉल्यूट विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल, इस इक्वेशन को यूज करते हुए। उसके बाद आगे ये वाला टॉपिक आप लोगों ने अपनी में कवर किया है, वही फर्स्ट ये वाला पैराग्राफ है, सेम एग्जांपल्स के साथ यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज की, कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप यूरिया ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, सुक्रोज, अगर इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो इनके वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होगी वो सब में सेम ही होगी, ठीक है। ये उन्होंने आपको एग्जाम्पल वही फर्स्ट ईयर वाली ही दी है, ये आपने सेम करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेथड्स ऑफ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर हमने इसकी मेजरमेंट, ठीक है, ये मेजरमेंट भी अभी हम स्किप करेंगे, इसको हमने नहीं करना, ठीक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज आएगा। अगर आप प्योर सॉल्वेंट लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर ही है, उसका प्योर अगर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100, लेकिन उसके अंदर अगर आप कोई और ऐड करते हैं, सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो फिर क्या होगा, वाटर के अंदर उसका सोल्यूशन बन जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता है, ठीक है।
ये वाली डायग्राम भी आप लोग कर चुके हो, ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ये वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यही आपको बताया है कि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ए बी कर्व, ठीक। ए बी कर्व यानी कि आपका जो प्योर सॉल्वेंट है वो बॉयल होना शुरू हुआ और बॉयल हुआ है इस बी पॉइंट पे। उस टाइम जो टेम्परेचर है उसको हमने कहा है टी नॉट है, ठीक है। और जो प्रेशर है उसको हमने कहा है पी नॉट है, ठीक। उसके बाद इसके अंदर हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड करने से अब क्या बन जाएगा ये सोल्यूशन। उसके लिए कर्व है ये आपके पास सी डी, ठीक है। अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया है ये आपके पास डी पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक। अब इन दोनों के दरमियान का जो ये डिफरेंस है प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर के और ये सोल्यूशन के, इनका ये बेसिकली क्या है, एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज आया है, ठीक है। जिसको रिप्रेजेंट किया है डेल्टा टी बी से, क्योंकि हमने डिफरेंस लिया है। टी ये आपके पास टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, माइनस ये प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो इसमें जो इंक्रीज सॉल्वेंट से क्यों इंक्रीज आया है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की वजह से इसके अंदर इंक्रीज आया है, ठीक है जी। उसके बाद अब आप लोगों के इस लेवल पे हमने क्या करना है, ये एक इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक जस्ट एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ था, एंड पे जाके जी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, ठीक है। यानी कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मास के, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं तो हम जो है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक। वो इक्वेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, अब उसको हम डिराइव करेंगे कि वो आपने किस तरह से आता है, ठीक। उसके लिए हमने यूज क्या करना है कि प्योर सॉल्वेंट बॉइल्स एट टी नॉट when the external pressure is P naught, ये हमें ग्राफ से पता चल रहा है। solution will boil at the external pressure P with temperature T, और इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेते हो तो वो आपके पास डेल्टा T भी है, इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके हमने इसकी करनी है डेरिवेशन, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो एक मैम एक आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इक्वेशन है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास नेचुरल लॉ P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी, ये आपके पास हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद R T2 - T1 और ओवर T1 और T2, ठीक। अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अ लिक्विड हैज अ वेपर प्रेशर, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसको P1 से, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे उसको T1, ये हो गया लिक्विड का, ठीक। उसके बाद जब उसका हमने टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर T2 कर दिया, तो उसका उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो है P2, ठीक। और ये जो एल एन जो लिखा हुआ है आपके पास नेचुरल लॉग है। इफ वी अप्लाई दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को अब हमने अपने अकॉर्डिंगली यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, P2 P नॉट हो जाएगा ओवर P, ठीक है, डेल्टा एच वी ओवर आर, ठीक। P नॉट है तो क्या हो जाएगा, T नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको, और जहाँ P है उसके लिए हम साथ साथ T सिंपल यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 अपने अकॉर्डिंगली उसको रीअरेंज कर लिया है। अब यहाँ पर डेल्टा एच भी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि आपने जब सॉल्वेंट को वेपर्स में कन्वर्ट किया उस टाइम पे जो एनर्जी में चेंज आया है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, अब सोल्यूशन डाइल्यूट है, देन द डेल्टा एच वी इज द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब है जो डेल्टा एच वी है वो किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि सोल्यूशन जो है डाइल्यूट, डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि सॉल्यूट जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, ठीक। बाय रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, इक्वेशन को इन्वर्टिंग दी P एंड P नॉट, उन्होंने क्या किया है, ये P नॉट ओवर P इसको कर दिया है इनवर्स, ठीक है। तो इसको उल्ट किया है तो क्या हो जाएगा, P ऊपर आ गया P नॉट नीचे, और जब आपने इसको इन्वर्स किया तो ये इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, साथ में क्या हुआ, बाकी ये वाली साइड हमने एज इट इज ही रखी है, लेकिन T - T नॉट यानी कि आप डिफरेंस ले रहे हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमने ग्राफ में भी स्टडी किया था, ये डेल्टा टी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा टी बी की वैल्यू पुट कर दी, ये क्वेश्चन को रीअरेंज किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि सोल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सोल्यूशन है जिसका मतलब है टी और टी नॉट एक दूसरे की इक्वल, ये हो गया आपके पास प्योर सॉल्वेंट का और ये सोल्यूशन का, तो कहते हैं वो दोनों ही टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा, कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो टी ओवर टी नॉट
किसके इक्वल हो जाएगा, टी नॉट स्क्वेयर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने यहाँ पे माइनस इसलिए आ गया क्योंकि ये इन्वर्स कर दिया था। ठीक है, और फिर ये डेल्टा टी भी, क्योंकि ऊपर डिफरेंस लिए थे, ये डेल्टा टी भी हो गया। और ये जो टी और टी नॉट ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे, हमने कहा ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये जगह टी नॉट स्क्वेयर के। यहाँ तक हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज़ करना है अगेन राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ की जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कि यहाँ पे आपके पास राउल्ट्स लॉ में कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। उसके बाद पी नॉट आप ले गए इस तरफ, तो ये किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक, ये पी ओवर पी नॉट हमारे किस चीज़ के इक्वल है, यही। इसकी जगह हम x1 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन x1 हम नहीं यूज़ करेंगे। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन x1 और x2 इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी के इक्वल होता है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन को रीअरेंज किया तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ठीक है, तो अब हम इस x1 की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस x2। और ये p ओवर p नॉट, ये जो इक्वेशन नंबर 3 में लिखा है, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 1 माइनस x2। ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने यहाँ तक कि आपके पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वहाँ पे था ना p ओवर p नॉट, उसकी जगह अब हमने यूज़ कर रहे हैं 1 ओवर 1 माइनस x2। अब इस इक्वेशन को जब आप एक्सपेंड करते हैं, तो इक्वेशन को जब भी एक्सपेंड करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाली इसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंशन टेक्निक यूज़ करनी है। पहले हम इसको 1 से, यानी जो x2 है आपका फैक्टर, इसको क्या करेंगे, 1 से डिवाइड भी करेंगे और 1 इसका पावर भी बनेगी। ठीक है, 1 से डिवाइड करें और 1 पावर करें, आंसर आपका तब भी सेम आएगा, इसलिए उन्होंने 1 माइनस x2 ही लिखा हुआ। ठीक, फिर इसको 2 से आपने डिवाइड भी करना है और 2 इसकी पावर भी बनानी है। ठीक है, यूं हो गया, एक दफा माइनस, एक दफा प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड भी करना है और इसका साथ में क्यूब भी लेना है। इस तरह से ये इक्वेशन आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि फिर अब प्लस 4 के साथ डिवाइड भी करेंगे और 4 इसकी पावर भी बनती जाएगी। ठीक, लेकिन वो मेंशन कर रहे हैं सोल्यूशन इज डाइल्यूट, सोल्यूशन डाइल्यूट है, तो इस वजह से जो x2 है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स क्यूब्स, वो कहते हैं x2 को अगर आप स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में लेते जाते हैं तो आंसर आपका बहुत स्मॉल क्वांटिटी आएगा। इस वजह से हम उसको करेंगे इग्नोर। तो सिर्फ हम जो है इक्वेशन को एक्सपेंड करके सिर्फ हम यहाँ तक लेंगे माइनस x2 तक, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये इसके जो स्क्वायर और क्यूब और फोर्थ रूट ये सब कुछ आएंगे हम उनको इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम माइनस x2 तक लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4 में। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या अब आ जाएगा, माइनस x2। ठीक है, माइनस ऑलरेडी एक यहाँ पे ये प्रेजेंट था माइनस, और अब इसके साथ भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस x2। ठीक है, ये आपके पास आ गया x2, साथ में डेल्टा एच वी ओवर आर आ जाएगा, और ये बाकी सारी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 6 को हमने अरेंज कैसे करना है कि हमें चाहिए ये डेल्टा टी वी, इसको आप यहीं रहने दोगे, बाकी सारी चीज़ें हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आर, और ये टी नॉट यहाँ डिनोमिनेटर में इस साइड पे आएंगे तो न्यूमिनेटर में हो जाएंगे, तो ये आपको ऊपर शो हो रहे हैं आर टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एच वी यहाँ न्यूमिनेटर में, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिनोमिनेटर, तो ये डेल्टा एच वी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 से हमने इसको 7 में रीअरेंज कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 7 को जब रीअरेंज कर लिया है तो दिस इक्वेशन 7 गिव्स अस द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। एनी हाउ वी शुड नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टी नॉट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हमें क्या क्या पता होना चाहिए, यानी कि हमें boiling point of pure solvent, heat of vaporization of solvent and the mole fraction of the solute। ठीक है, वो कहते हैं आर टी नॉट स्क्वेयर और डेल्टा एच वी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जितने भी आप ज़्यादा सॉल्यूट लोगे उतनी ज़्यादा एलिवेशन होती है। ठीक, ये क्वेश्चन उसके रिलेशनशिप आ गया। अब हम अगेन x2 किस पे डिपेंड करता है, x2 की वैल्यू, x2 आपके पास मोल फ्रैक्शन n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, हमने कहा था n2 क्योंकि डाइल्यूट है, फिर से दोबारा इसको n2 को हम इग्नोर करेंगे, क्वेश्चन क्या रह जाएगी n2 ओवर n1। ठीक है, अब इसमें वो कहते हैं आगे इफ वी थिंक, हम
उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन, इफ वी थिंक दैट N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, देन N2 विल बी मोलैलिटी। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशंस होती हैं, मोलैरिटी होती है, मोलैलिटी होती है। ठीक है, तो वो अगर कहते हैं कि अगर हम ये सपोज करते हैं कि N1 जो है, अगर N1 जो है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम्स में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास मोलैलिटी के इक्वल हुआ। तो इसकी हम जगह क्या कर देंगे, M/N1। ठीक है, देन N2 विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन अंडर सच सर्कमस्टांसेस। तो N2 की जगह हमने पुट कर दी वैल्यू M/N1। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो इक्वेशन आपकी लास्ट वाली इक्वेशन थी, वहाँ पे हमने x2 जो लिखा हुआ था, x2 की जगह आप पुट कर दोगे M/N1। ठीक है, N1 क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें, ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। ठीक है, पीछे क्या रह गया, ये आपके पास M। ऑल द क्वांटिटीज विद इन द ब्रैकेट्स गिवन अनदर कांस्टेंट, इन सब को हमने एक कांस्टेंट दे दिया, जो क्या है आपके पास मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट Kb। ठीक है, तो ये अब इक्वेशन हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, 8 की जो ये सारी स्क्वायर ब्रैकेट वाली थी, उसकी जगह हमने कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट कर दिया के बी। तो ये उन्होंने के बी लिख दिया और एम एज इट इज, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये आप लोगों ने, ये फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने ये सिर्फ इक्वेशन की थी। ठीक है, ये रिलेशनशिप, इसमें उन्होंने आपको डेरिवेशन बताई है क्लॉजेस ऑफ क्लैपेरियन इक्वेशन को यूज करते हुए। ठीक, अब इस इक्वेशन से ही उन्होंने कुछ कंक्लूजन है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली, ये इक्वेशन जो आपको बता रही है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रही है। द वैल्यू ऑफ के बी इज इंडिपेंडेंट, वो कहते हैं जो के बी की वैल्यू है, ये आपके पास के बी की वैल्यू, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करी कोई भी टर्म जो है वो, ये सारी टर्म्स किसकी हैं, सॉल्वेंट की हैं। ठीक है, और लास्ट इसकी कौन सी है, द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ के बी शुड एग्री विद ईच अदर। वो कहते हैं अगर आप ऑब्जर्व करते हैं या इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये के बी की वैल्यू एक दूसरे से मैच करती हैं। ठीक, ये आपका हो गया एलिवेशन। और ये वाला फॉर्मूला वही फर्स्ट ईयर का है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया था कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर मासेस फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, आप इसको वहीं से ही रिवाइज करिएगा। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल जैसे आइस है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका नॉर्मली जीरो है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर आप कुछ और ऐड कर देते हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है, यानी जीरो से भी माइनस में उसकी वैल्यू चली जाती है। ठीक, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का ये उन्होंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो की हुई है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास जो प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, जो कि लिक्विड था, आपने उसको पहले फ्रीज किया तो ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया वो टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको ना TF0 यानी कि प्योर सॉल्वेंट का आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। ठीक, इसके अंदर आपने कोई अगर सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उस टाइम पे उसका वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, और अब ये सोल्यूशन का वो आपको कर्व दे रहे हैं। ठीक है, वो कौन से पे आ रहा है, यहाँ पर ये TF यानी कि ये आपके पास सोल्यूशन का, तो ये डिप्रेशन हो गया है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का आ रहा था इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन जो आपका जो है सॉल्वेंट के अंदर जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो वो आपके पास इधर आ रहा है। ठीक है, ये उन्होंने आपको ग्राफ से समझाया है। उसके बाद सेम वही रिलेशनशिप हमने यूज़ करना है, ये उन्होंने आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट का और ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन हम वही सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्लॉजेस ऑफ क्लिपरॉन इक्वेशन। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह पी नॉट और पी यूज़ किया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। आपके पास जो पी एस है, ठीक है, ये सेम वही इक्वेशन है। ठीक है, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, प्योर लिक्विड का हो गया ये वाला, और ये वाला जो है आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सुपर लिक्विड। ठीक है, सुपर लिक्विड क्या होता है कि अगर आपका जो लिक्विड है वो फ्रीज हो गया है,
ठीक, लेकिन वो अभी सॉलिड स्टेट में नहीं है। ठीक है, सुपर कूलिंग इसको हम कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या है कि आप चिल कर रहे होते हैं, यानी कि फ्रीज कर रहे होते हैं लिक्विड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट इट बिकमिंग सॉलिड। ठीक है, अभी ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन आप लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी मजीद नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो पी नॉट है, ये आपको सुपर कूल्ड का दे दिया, और ये आपके पास सॉल्वेंट का यानी प्योर लिक्विड का है। बाकी वही डेल्टा एच वी, और उसी तरह से आपने उनके अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज पुट की हैं, वही सारे टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, अब हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर। अब इस इक्वेशन के साथ ही अब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है आपके पास पी एस ओवर पी। ठीक है, अभी पी एस ओवर पी कौन सा है, यहाँ पर उन्होंने आपको पी एस, जैसे यहाँ था ये पी एस, ये पी एस, ठीक है, प्योर लिक्विड का है, लेकिन ये पी नॉट था सुपर कूल्ड का, और ये जो सिंपल पी है ये आपके पास वेपर प्रेशर है सॉलिड सॉल्वेंट का। ठीक, ये दो इक्वेशंस हो गई। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, प्योर लिक्विड और साथ में सुपर कूल्ड है, यहाँ पे प्योर लिक्विड और साथ में सॉलिड सॉल्वेंट है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं, डेल्टा एच वी यूज किया था हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पे आप यूज करेंगे डेल्टा एच एस विच इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन के साथ अब इन इक्वेशन 1 और 2 को आपने करना है माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। जब आप उन दो इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से ये वाली इक्वेशन, नेचुरल ऑफ पी ओवर पी नॉट। ठीक है, एक जगह था डेल्टा एच वी और एक था डेल्टा एच एस, एक थी हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन माइनस हीट ऑफ वेपराइजेशन जब आप करते हैं तो आपके पास आता है हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो आपके पास ये आ जाएगा हीट ऑफ फ्यूजन। बाकी सारी इक्वेशन आर और ये सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 को लेके अब हमने आगे चलना है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अब सेम आगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 आपने बना ली, यहाँ तक थोड़ा सा डिफरेंट है बॉइलिंग पॉइंट से, आगे वही सेम आप करोगे कि पी नॉट, पी ओवर पी नॉट किसके इक्वल था, x1 के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, और x1 किसके इक्वल था, 1 माइनस x2 के। ठीक, फिर पी ओवर पी नॉट की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस x2 की। फिर 1 माइनस x2 को आपने क्या किया था, इक्वेशन को हमने एक्सपेंड किया था। ठीक है, कि माइनस x2 डिवाइडेड बाय 1 भी और इसकी पावर 1। फिर उसके बाद x2 को डिवाइड बाय 2 किया तो उसकी पावर भी 2। फिर 3 से डिवाइड किया उसकी पावर भी 3। ठीक है, हमने कहा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो इसके स्क्वायर्स और क्यूब्स को हमने किया था इग्नोर, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल रही थी माइनस x2 के। ठीक, तो वही हमने इक्वेशन को किया, यहाँ पे आगे हमारे पास माइनस x2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एच एफ और ये सब कुछ। अब यहाँ पे भी वही सेम कि ये आपके पास टेम्परेचर था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये आपके पास जो है ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर रहे थे तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से डेल्टा एच एफ नॉट माइनस डेल्टा एच एफ एस, ये आपके पास डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये जो दोनों टेम्परेचर्स हैं ये हो जाएंगे आपके पास स्क्वायर, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो बहुत डाइल्यूट है। तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरह से है, और रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, अब इक्वेशन को, तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर आप x2, ये जो मोल फ्रैक्शंस हैं, मोल फ्रैक्शंस होते हैं आपके पास n2 ओवर n1 प्लस n2। हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, n2 को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर के अंदर आपका बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसको इग्नोर करते हुए फिर वही सेम आपके पास m ओवर n1, ये मोलैलिटी के इक्वल हो गया था। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सारी क्वांटिटीज हैं ये आपके पास, अब जो इसके लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय के एफ। ठीक है, तो आप इसको के एफ से रिप्रेजेंट करोगे और ये हो जाएगा मोलैलिटी। इस तरह से ही आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बस इसको हम आज यहीं तक ही रखते हैं, सिर्फ आपका अब एक प्रॉपर्टी रह गई है विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वो